So today we are going to start chapter 9, establishment of company rule in India. That is the part of the history section in class 8 DAV. So let's start the chapter. So जो वास्को डी गामा था वो कैलिकट में फर्स्ट टाइम लैंड किया था 1498 में इंडिया में, और उसी के आने के बाद से जो यूरोपियन एरा का स्टार्टिंग था इंडिया में वो स्टार्ट हो गया। यानी कि फिर उसी जब वो आया खोज किया इंडिया का, तो उसके बाद से जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी धीरे धीरे इंडिया में आने लगे। जो 16th सेंचुरी था उस समय पोर्टुगल्स जो थे यानी पोर्टुगीज़ के लोग जो थे वो अपना कब्जा इंडिया पे स्टेबलाइज कर चुके थे। मतलब कि अपना गोवा पे एक कॉलोनी टाइप का बना लिया था, जैसे कि ब्रिटिश में ने होल इंडिया पे और बहुत सारे जगह जगह कॉलोनी बताई थी ना, वैसे जो पोर्टुगीज़ थे वो 16th सेंचुरी में गोवा पे अपनी कॉलोनी बना चुके थे। ठीक, तो उसके बाद इन द नेक्स्ट century India became a popular destination for large number of European traders, adventure and missionaries for England, Spain and Holland etc. हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट सेंचुरी हुई वो उस समय इंडिया जो था बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया था, जो कि लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स यानी कि ऐसा डेस्टिनेशन बन गया था जहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स, एडवेंचरर्स और मिशनरीज वाले आना चाहते थे। और वो लोग कहाँ के थे जो ये सब मिशनरीज, ट्रेडर्स और एडवेंचरर्स थे? वो सब थे इंग्लैंड के, स्पेन के, फ्रांस के और होलैंड के, मेनली यही सब कंट्रीज़ के थे वो लोग। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द एज ऑफ एम्पेरियलिज्म इन India began with the beginning and eventually destination of the Mughal Empire. The lack of strong central authority led to the emergence of many independent states, revolts, and the weak successor of Aurangzeb. यानी कि जो इम्पेरियलिज्म का स्टेट था इंडिया में वो स्टार्ट हो गया। मतलब इम्पेरियलिज्म मतलब अलग अलग अपना अपना रूल बनाने का जो स्टेट था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ वीकनिंग के कारण। यानी कि जो ये इंडिया में उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी ईस्ट को माना जाता था, मुगल को। तो जो जैसे जैसे वो कमज़ोर होती गई ना, वैसे इम्पेरियलिज्म स्टार्ट हो गया इंडिया में। The lack of strong central authority led to the emergence of many independent states that revolt against the weak successor of Aurangzeb. यानी कि जब मुगल जो थे वो कमज़ोर हो गए, क्योंकि जो लास्ट रूलर था औरंगजेब, जैसे कि हम लोग भी जानते हैं, तो वो सबसे स्ट्रांग था। उसके जितने भी यहाँ सब कमज़ोर ही थे। तो जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो बने ना, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, सिख्स, मराठा, जट, राजपूत, वो सब जो थे अपना अपना किंगडम बना लिया। और जितने भी ये औरंगजेब के वीक सक्सेसर्स थे, यानी कि उसके बाद से औरंगजेब के बाद के जो मुगल रूलर्स थे, उनके साथ वो लोग लड़ने लगे आपस में, क्योंकि जानते थे ये लोग तो बहुत कमज़ोर हैं, इससे ये हमसे हार सकते हैं, इसीलिए वो लोग लड़ने लगे। Hence, the state was set for the Europeans to take advantage of this situation. हाँ, तो अब जब वो लोग देखा कि यूरोपियंस जो थे देखे कि इंडिया में तो आपस ही में सब लड़ रहे हैं, जैसे कि जो इम्पेरियलिज्म छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो अब लड़ रहे हैं दूसरे स्टेट से, तो कभी मुगल से आपस ही में लड़ रहे हैं, तो इसका सिचुएशन का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। ट्रेडिंग कंपनीज अपनी खोलते हैं यहाँ पे और प्रॉफिट गेन करते हैं, और फिर वही ट्रेडिंग कंपनीज धीरे धीरे इंडिया पे अपना शासन करने लगी, जो कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। चलिए इसके आगे में बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते आगे पढ़ते हैं। ट्रेडिंग कंपनीज, मेनी यूरोपियन कंपनीज स्पेशलाइजिंग देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। द ट्रेडिंग सेंटर वेयर कॉल्ड फैक्ट्रीज। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी जिन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में स्टेबलाइज किया, जो कि कोस्टल रीजन में था। कोस्टल रीजन यहाँ कहने का यहाँ पे मतलब है कि जो कि समुद्र के तट से निकट था, यानी समुद्री इलाकों के पास था, क्योंकि वहाँ से वो लोग नॉर्मली आराम से, क्योंकि वो लोग उस समय एयरवेज तो था नहीं कि ट्रांसपोर्ट कर सके एयर से, या फिर लैंड से तो जब बहुत लंबा पड़ जाते इंडिया से यूरोप, तो वो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते कैसे थे? तो वो लोग वाटर का सहायता लेते थे, यानी कि वाटरवेज जो था, ओशंस था, उस पर शिप के मदद से आते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वहीं पे अपना ये बनाया अपना ये कॉलोनी टाइप का ट्रेडिंग सेंटर बोल रहे हैं, यहाँ कॉलोनी वर्ड सही नहीं लगेगा, यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर्स उन्होंने बनाए अपने पहले तो शुरू में। और इन जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे उन्हें फैक्ट्रीज कहा जाता था। तो जो फैक्ट्रीज, अब क्या होता है, तो फैक्ट्रीज ऐसा जगह होता है जहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स यानी कि ऑफिशियल्स बोलिए, मजदूर बोलिए, एक तरह से कह सकते हैं। उस समय के मजदूर जो थे यहीं पे काम किया करते थे, या फिर जो ऑफिशियल वर्क्स होता था यही ट्रेडिंग सेंटर्स में होता था, जो भी यूरोप का काम होता था। Some of the factories were
fortified as safeguard for rival trading companies. They bought spices, cotton textiles, indigo, and saltpetre. हाँ, तो अब कह रहा है कि जो कुछ ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज थी वो जो अपने आप को राइवल ट्रेडिंग कंपनी से सेव कर ली थी, मतलब राइवल ट्रेडिंग कंपनी जो थे वह सबका ट्रेडिंग कंपनीज तो यही चाहती कि मेरा ही रूल बने, मेरा ही रूल बने। तो कुछ ऐसी कंपनीज जो थी वो भी चाहती थी कि मेरा रूल बने, तो वो अपने आप को सेव कर ली थी। अब जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, अब बता रहा है क्या क्या खरीदता था इंडिया से, ठीक ना। तो जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया से स्पाइसेस खरीदते थे, मसाले खरीदते थे, कॉटन के कपड़े खरीदते थे, टेक्सटाइल्स, फिर इंडिगो खरीदा करते थे। इंडिगो नील को कहते हैं, इंडिगो खरीदा करते थे डाइंग पर्पसेस के लिए। सॉल्ट पेट्रा करते थे, तो सॉल्ट पेट्रा यानी कि गन का बारूद, गन पाउडर, ठीक ना। और वो भी बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों पे वो लोग खरीदा करते थे यहाँ से एट चीप रेट्स फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड इन यूरोप एंड अमेरिका एट हाई प्राइजेस। द ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन लेड टू द कंपटीशन अमंग द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज। हाँ, तो वो लोग बहुत सस्ते में खरीद लेते थे इंडिया से और फिर ले जाके यूरोप और अमेरिका में बहुत हाई प्राइसेस पे बेच दिया करते थे। और यही प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रॉफिट होता था लोगों को, वो लोग ना कंपटीशन करने लगे अलग अलग फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज के, हमें भी ये प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा हमको प्रॉफिट चाहिए, यही ट्रेडिंग होने लगा, ठीक ना। Eventually, the other trading companies had to bow out the English and French companies who remained the main rival in India. हाँ, लेकिन जो बाकी ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्हें जो इंग्लिश की और फ्रेंच की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके नीचे ही रहना पड़ गया, या फिर ख़त्म ही हो गया, क्योंकि यही उस समय की मेन ट्रेडिंग कंपनीज थी। इन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था और ज़्यादातर सामान भी यही खरीद पाती थी, ठीक ना। तो आगे पढ़ते कैसे ईस्ट इंडिया रूल इंडिया में सेटल हुआ, मतलब कैसे ईस्ट इंडिया का रूल इंडिया में आया। The history of the world was not witnessed a more amazing story than the establishment of the British Empire in India. It was not the result of deliberate effort but a series of episodes finally led the political dominance of India by the East India Company. हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि जो ब्रिटिश जो ये हिस्ट्री है वर्ल्ड का, दुनिया की जो हिस्ट्री है, उसमें इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी कोई हो ही नहीं सकता है कि कैसे एक इस्टेब्लाइजमेंट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के ऊपर, कैसे एक कंपनी एस्टेब्लाइज कर ली अपना रूल एक पूरी कंट्री के ऊपर, ठीक ना। तो ये कोई डेलिब्रेट इफेक्ट नहीं था, कोई मामूली इफर्ट नहीं था जो ईस्ट इंडिया कंपनीज डाली थी इंडिया के ऊपर, लेकिन ये एक एपिसोड था, सीरीज ऑफ एपिसोड था, मतलब कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों से ही ये धीरे धीरे करके एक पूरी इंडिया कंट्री पे अपना कब्जा कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत एंड 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स एट फोर्ट विलियम इन बंगाल, फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास एंड एट बॉम्बे कैसल। हाँ, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या की, अपना ट्रेडिंग पोस्ट यानी जहाँ से वो ट्रेडिंग करती थी वो सूरत में बना दी, और कुछ प्रेसिडेंसी सेटलमेंट यानी कि जो और छोटे छोटे जहाँ पे उसके पीपल्स रह सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ऐसे कासल टाइप का बनाई जगह जगह पे, जैसे कि एक फोर्ट विलियम्स बनाई जो कि बंगाल में है, बंगाल के कोलकाता में है। फिर सेंट जॉर्ज बनाई, फोर्ट जो था मद्रास में जो अभी चेन्नई में है, और फिर बॉम्बे कैसल यानी कि नाम से ही पता चले बॉम्बे में है, ठीक। They established friendly relation with the local princes to further their profits. The Indian rulers signed alliances to secure the help of the English military to settle their internal rivalries, taking advantage of the situation. हाँ, तो पहले इतना तक बता देता हूँ। तो इसमें कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी वो लोकल प्रिंस जो थे उस समय वहाँ के, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना ली थी, मतलब कि एक फ्रेंड बना लिए थे टाइप से कह सकते हैं। और क्योंकि उनको उन लोकल प्रिंसेस में बहुत फ़ायदा होता था। कैसे फ़ायदा होता था बताता हूँ। तो जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने एक अलायंस साइन कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, कि जिससे के कारण जो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी उस अलायंस के तहत जो प्रिंस थे उनको अपनी ये मिलिट्री देती थी, ताकि वो लोग अपना इंटरनल राइवलरी सुलझा सके। मतलब कि जैसे कि आपसी में लड़ते रहते थे ये लोग, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ये लोग हेल्प लेते थे अपना मिलिट्री के लिए, मिलिट्री देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बदले में क्या लेती थी इनसे, तो बदले में इनसे बहुत सारा पैसा लेती थी ताकि वो अपना मेंटेन कर सके मिलिट्री को और विभाग उसके साथ।
हाँ, तो यही सब सिचुएशंस का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने और एक डिवाइन एंड रूल की पॉलिसी को दे दिया। हाँ, तो अब डिवाइन एंड रूल क्या है? ब्रिटिश ने जो पॉलिसी दी थी डिवाइन एंड रूल की, इसमें होता क्या था कि इसके चलते जो इंडियन प्रिंसेस थे वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह रह गए थे और मेन जितना भी पावर था ना वो इंग्लिश कंपनी के हाथों में चल गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द रिजल्ट इंडियन प्रिंसेस बिकम मेयर पपेट्स इन द हैंड ऑफ इंग्लिश। हाँ, तो वही हुआ था, वो लोग बस एक पपेट बन गए थे और ज़्यादातर पावर जो थी वो चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। हाँ, तो ये यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस है लंदन में जो है उसका पिक्चर है। तो चलिए आगे का चलते हैं। हाउ कुड अ ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इम्पेरियल पावर? The real answer of is that East India Company became an imperial power to protect its trading interests from the European traders. It began as a trading company, took over the political control and became the ruler of entire India. हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि अब कैसे हम लोग मान ले कि एक इम्पेरियल पावर बन गई, ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी पावर बन गई। तो इसका सही जो आंसर होगा, जो सही मायनों में आंसर होगा, तो वो ये होगा कि एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग पावर बनी थी अपने इसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट को, क्योंकि वो चाहती थी कि और कोई ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आ ही ना, हम ही ट्रेड कर सकें। इसी के पर्पस से वो मेनली बनी थी। लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ का सिचुएशंस देखी, कंडीशन परखी, तो उसके बाद से उसको लगा कि इंडिया पर कब्जा करना बहुत आसान है। तो वो लोग ने पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल ही इंडिया का ले लिया अपने अंडर में, ठीक यही बता रहा है, और फिर पूरे इंडिया का रूलर बन गया। अब आगे कह रहा है, द एम ऑफ द कंपनी वॉज टू गेन मोनोपोली ऑफ द इंटायर ट्रेड इन ईस्ट। द कंपनी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर फॉरेन ट्रेडर्स एंड हेंस बिल्ट इट्स ओन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग डिपार्टमेंट। हाँ, तो कह रहा है जो कंपनी थी उसका मेनली एम था कि वो मोनोपोली गेन कर सके, मतलब पैसा गेन कर सके, ठीक ना, जो कि पूरा इंटायर ट्रेड करके ले सके ईस्ट से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी होती थी उनके, यानी लड़ाइयाँ भी होती थी अदर यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ। तो वो लोग ने अपने खुद का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये सब भी बनाया उस समय और डेवलप किया। It became such a strong force and took the governance of the Bengal, Madras and Bombay. हाँ, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स बना और उसके बाद से बंगाल का, मद्रास का और बॉम्बे का गवर्नेंस होने लगा, यानी गवर्नमेंट जो था इन तीनों स्टेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मेनली यहीं से स्टार्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। ग्रेजुअली द ट्रेडिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट इनटू ऑक्सिलरी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री पावर दैट एंडेड इन 1858। उसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ऑक्सिलरी पावर बन गया। ऑक्सिलरी पावर कहने का मतलब था कि जो मिलिट्री के पास भी इक्वल पावर था, ऑक्सिलरी पावर बन गई। उसके बाद से जो मिलिट्री के पास भी पावर्स बहुत सारे आ गए उसके चलते, और उसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो गया 1858 में। क्यों, कैसे ख़त्म हुआ? कि जैसे कि हम लोग को तो आज़ादी 1947 में मिली ब्रिटिश से, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म तो हो गया था, लेकिन वो रूल चल गया था ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी कि ब्रिटिश की क्यून अब डिसीजन ले सकती थी। तो बात तो वही हुई कि ब्रिटिश क्राउन हो या कंपनी हो, लेकिन इसमें ये कहना था कि पहले एक कंपनी आपके ऊपर रूल कर रही थी, लेकिन अब एक कंट्री आपके ऊपर रूल कर रही है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग कार्नेटिक्स वॉर के बारे में पढ़ेंगे कि कार्नेटिक वॉर कैसे कैसे हुए थे। हाँ, तो कार्नेटिक वॉर जो था वो सीरीज हम लोग जानेंगे कार्नेटिक वॉर क्या है। तो कार्नेटिक वॉर जो था वो एक सीरीज ऑफ बैटल था, मतलब बहुत सारे जो लड़ाइयाँ थी ब्रिटिश के और फ्रेंच के बीच में, वही था कार्नेटिक वॉर। और क्यों ये लड़ाइयाँ हो रही थी कि ताकि हम लोग ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया को कंट्रोल कर सकते। मतलब ब्रिटिश चाहती थी कि ट्रेडिंग पोर्ट्स उनके हाथों में रहे, तो फ्रेंच चाहते थे कि ये उनके हाथों में रहे। तो ये जो कार्नेटिक वॉर्स था वो 1746 से 1763 तक चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, 1746 से 1763 तक का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। These wars were driven by the opportunity and order on all sides, and through the native princes did not wanted to surrender their territories to the outside power. They often cooperated willingly with Europeans to strengthen their own position. हाँ, तो ये कह रहा है, ये लाइन जो कहा है कि
जो इंडिया के पास थे प्रिंसेस, वो भी नहीं चाहते थे कि किसी बाहर की कंपनी के पास जाए पावर, तो वो भी कॉपरेट कर दिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटेन की कंपनी को ही वो लोग कॉपरेट कर दिए हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो भी तो, कि उनको लगा कि ये हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन तो ऐसा सच नहीं था, वो सपोर्ट कर दी यूरोपियंस को। तो चलिए पढ़ते हैं क्या हुआ था, कार्नेटिक वॉर्स कैसे हुआ था। तो सबसे पहला है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो कि 1746 से 1748 तक चला था। द कार्नेटिक वॉर वॉज द रिजल्ट ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर एंड दैट टुक प्लेस इन 1740 बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। हाँ, तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो उसका रिजल्ट क्या था कि जो ऑस्ट्रियंस थे वो कब्जा कर लिया अपना 1740 में, जो कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया में युद्ध चल रहा था, तो उसमें से ऑस्ट्रिया जीत गया और कब्जा कर लिया उसने, जो और 1740 में, ठीक ना। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो था इंटर अपोजिट साइड्स इन द वॉर, तो जो इंग्लैंड और ये फ्रांस था उन दोनों में नहीं था कुछ प्रॉब्लम, लेकिन मेन बात ये था कि इंग्लैंड जो थी वो एक तरफ से थी और फ्रेंच जो थी अलग तरफ से। जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लैंड अगर इसका ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रही थी, तो जो फ्रांस जो थी वो पर्शिया का सपोर्ट कर रही थी वॉर में, युद्ध में। तो जो कमोडोर बार्नेट था वो ब्रिटिश नेवल ऑफिसर था, जो कि इंडिया अराइव किया था अपने ट्रूप्स के साथ, अपने पीपल्स के साथ, अपनी सेना के साथ। तो कमांडर का जो कमांडर है इसमें दिया हुआ कमांडर बार्नेट, इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। तो ठीक है ना, वो जो था वो इंडिया आया अपनी नेवल यानी कि पानी की सेना के साथ। अब आगे पढ़ते हैं। But the French proposed peace with British. So the Nawab of Carnatic, Anwar Uddin, ordered that there should not be any war. लेकिन जो फ्रेंच थी वो कहा ब्रिटिश को कि हमें पीस से काम लेना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए, युद्ध में क्या रखा है। तो जो नवाब था कार्नेटिक का अनवर उद्दीन, उसने भी ऑर्डर किया कि मेरे इलाके में कोई भी तरह का किसी भी तरह का युद्ध नहीं होगा। तो जो कमोडोर था बार्नेट वो इंग्लैंड वापस चल गया, लेकिन जो ड्यूप्लिक्स था जो कि ये फ्रांस का था वो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और अटैक कर गया मद्रास पे और ऑक्यूपाई कर गया मद्रास को। जिस समय मद्रास जो थी वो ये इंग्लिश के रूल में थी, यानी इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में थी, लेकिन जो फ्रेंच था वो पीस कह के बार्नेट को वापस भेज दिया इंग्लैंड, और उसके बाद मद्रास पर अटैक करके इस पर कब्जा कर लिया। तो जो ब्रिटिश थे उसने नवाब को कंप्लेन किया कि आपने कहा कि मेरे इलाके में कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन उसने तो आप प्रॉमिस ही तोड़ दिया और लड़ाई कर दी, युद्ध छेड़ दिया और मद्रास को कैप्चर कर दिया। तो जो ये था नवाब, उसको भी लगा कि सही बात है, तो उसने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वॉर फ्रेंच के खिलाफ युद्ध कर दिया। द बैटल टुक प्लेस टू द इन 1746 इन द बैटल अनवर उद्दीन वॉज डिफेक्टेड बाय द फ्रेंच, ठीक ना। तो ना जो बैटल था वो हो गया, लड़ाई युद्ध शुरू हो गए फ्रेंच के खिलाफ, जो कि 1746 में स्टार्ट हुआ। तो जो कार्नेटिक का नवाब था अनवर उद्दीन वो हार गया फ्रेंच से, यानी कि फ्रेंच की जो आर्मी थी उससे हार गया। तो ये एंड कैसे हो, जब फ्रेंच जीत गया तो इस पर ब्रिटिश कैसे जीती, तो यहाँ इस पर ब्रिटिश इसीलिए जीती कि जो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर था वो भी एक अपनी एंड पे आ गया 1748 में, और जो पावर था फ्रांस का वो इंडिया में कम गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया जीत गया और ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश, तो इससे इंग्लैंड का पावर कम गया, और फ्रांस को ऐसा फोर्स किया गया कि वो एक ट्रीटी साइन करे कि मद्रास, जिसके चलते इंग्लैंड को वापस मिले। तो फिर ये फ्रांस को ट्रीटी साइन करनी पड़ी और मद्रास को इंग्लैंड को वापस देना पड़ा। तो यही था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था। हाँ, तो 3 कार्नेटिक वॉर मेनली इसमें है, सेकेंड और थर्ड जो कि हुए थे, थर्ड 3 कार्नेटिक वॉर, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले सेकेंड पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर था 1749 से 54 तक चला था, ठीक ना। तो इसमें हुआ क्या था, देयर वॉज अ वॉर सक्सेशन बिटवीन चंदा साहेब सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली खान एंड अनवर उद्दीन फॉर द कार्नेटिक नवाबशिप। तो इसमें हुआ क्या, जो था सक्सेशन वॉर चल गया चंदा साहेब में और अनवर उद्दीन। चंदा साहेब जो था सन इन लॉ था, यानी कि जो ये दोस्त अली खान था उसका दामाद था, तो उसके बीच में, और अनवर उद्दीन में कर्नाटक का ये क्या बोलते हैं नवाब बनने के लिए युद्ध हो गया। तो जो निज़ामुल मुल्क था जो कि डेक्कन सूबेदार था, वो जब मर गया 1748 में, तो
तो एक और युद्ध हुआ जिसमें मुजफ्फर जंग जो था, जो कि ग्रैंडसन था निज़ामुल मुल्क का, और जो नासिर जंग था वो बेटा था निज़ामुल मुल्क का, उसमें वो लोग में भी युद्ध हो गया। तो जो फ्रेंच थी उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जो कि मुजफ्फर जंग के साथ थी और चंदा साहिब के साथ थी, कि वो जो फ्रेंच थी वो उनकी हेल्प करेंगी नवाब बनाने में, अपने फ्रेंच के सोल्जर्स के साथ, फ्रेंच फोर्स के साथ हेल्प करेंगे। और दे डिफेक्टेड नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन इन द नवाब ऑफ द कर्नाटिक एंड गेन्ड मोनोपोली ऑफ ट्रेड ओवर साउथ इंडिया। तो इसी में जो फ्रेंच आर्मी थी उसने नासिर जंग और अनवरुद्दीन को हरा दिया और कर्नाटिक का नवाब बन गया और मोनोपोली गेन की ट्रेड की। और जो मतलब कि जो मोनोपोली से ट्रेड की उस समय साउथ इंडिया में वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हुआ क्या कि जो अनवरुद्दीन था वो भी मर गया एक बैटल में, और उसका जो बेटा था मोहम्मद अली खान वो भाग गया। और जो अदर हैंड्स में जो ये इंग्लिश थी वो नासिर जंग एंड डिफेक्टेड के साथ मिल के फ्रेंच आर्मी को हरा दी। मतलब कि नासिर जंग के साथ मिल गए, जैसे कि अनवरुद्दीन और नासिर जंग एक साथ था, तो अनवरुद्दीन मर गया तो नासिर जंग के साथ ये ब्रिटिश आर्मी मिल गई और फिर फ्रेंच आर्मी को हरा दी और फिर नवाबशिप चल गया इन लोग के पास। तो चलिए यही था सेकेंड वॉर ऑफ ये कार्नाटिक वॉर में। अब थर्ड कार्नाटिक वॉर पढ़ेंगे जो कि 1756 से 63 तक हुआ। तो इसमें हुआ क्या, जो थर्ड कार्नाटिक वॉर था वो बिगन हुआ 1756 में फ्रेंच और इंग्लिश में, जबकि फ्रेंच जो था बिसाइड मद्रास, जब क्योंकि जो फ्रेंच था वो ये मद्रास के ऊपर कब्जा बना के बैठा हुआ था, और जो रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि यहाँ के थे इंग्लैंड के, उन्होंने अपना कॉलोनी भेजा था नॉर्दर्न सरकार को अपना बनाने के लिए। मतलब कि कहना चाह रहा है जो थर्ड कार्नाटिक वॉर हुआ था वो फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें कि जो फ्रेंच थे वो मद्रास को डिसाइड किया हुआ था, मतलब कब्जे में लिया था। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे इंग्लिश के, वो उन्होंने भी कॉलोनियल फोर्ट अपनी कॉलोनी को, मतलब ये अपनी ये आर्मी को भेजा इसको नॉर्दर्न सरकार को कब्जे में लेने के लिए। फोर्ट ऑक्यूपाइड एंड नॉर्दर्न Sarkar was bought Salabat Jung, the former Nizam of Hyderabad. Under his control, Salabat Jung gave northern Sarkar to British. हाँ, तो जो फोर्ट था वो ये ऑक्यूपाई कर लिया गया, फोर्ट कॉलोनियल, जो कि रॉबर्ट क्लाइव जिसके लिए भेजे गए थे। उसके बाद से जो नॉर्दर्न सरकार था वो भी मिल गया इन्हीं लोग को, ब्रिटिश को, जो कि देना पड़ा ये सलाबत जंग को, जो उस समय का ये निज़ाम था हैदराबाद का, चौथा निज़ाम था, सलाबत जंग दे दिया। बैटल टुक प्लेस इन 1760 एट वांडी वॉश बिटवीन इंग्लिश एंड द फ्रेंच। उसके बाद एक बैटल हुई 1760 में वांडी वॉश में, जो कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में चली। जो फ्रेंच था वो हार गया इसमें, और जो पौंडीचेरी था वो ऑक्यूपाई कर लिया गया ब्रिटिश द्वारा, जो कि अभी पुडुचेरी के नाम से फेमस हो, वो ऑक्यूपाई हो गया ब्रिटिश के द्वारा। जब 7th ईयर्स के बाद जब ये ख़त्म हुआ वॉर 1763 में, द ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइन एज पर द ट्रीटी पौंडीचेरी वाज गिवन बैक टू फ्रेंच। तो उसके बाद एक पेरिस का ट्रीटी साइन हुआ, जिसके कारण जो ये पौंडीचेरी था वो फ्रेंच को वापस देना पड़ गया। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो सक्सेस कर लिया अपना नेम बनाने में, अपना नाम बनाने में हिस्ट्री में, एज पर हिस्ट्री अपनी ट्रीटी के द्वारा। पौंडीचेरी फ्रेंच को मिल तो गया, लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव था वो नाम बना लिया था अपना, और मेकिंग फॉर नेम हिमसेल्फ अमंग, और वो नेटिव प्रिंसेस के बीच में भी अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया। मतलब कि उस समय के जो राजा महाराजा उनके बीच में भी नाम बना लिया, ठीक नाम ही। जो रॉबर्ट क्लाइव से बहुत सारे युद्ध भी जीता, और फॉयल डुप्लिक्स यानी डुप्लिक्स को हराते गया। जो डुप्लिक्स था वो फ्रेंच की जनरल था। एट एवरी टर्न एज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डुप्लिक्स वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिस्ग्रेस। मतलब कि लगातार हार के बाद डुप्लिक्स को वापस फ्रांस बुला लिया गया कि ये शर्मिंदगी के कारण। Eventually, French East India Company was dissolved in 1770. The French ambition to establish an empire in India was ended. The British supremacy was firm established. मतलब कि उसके बाद से हुआ क्या, फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1770 में बंद हो गई। जो फ्रेंच का एम्बिशन था इंडिया पर अपना कब्जा बनाने का वो भी ख़त्म हो गया, और ब्रिटिश का सुपरमेसी आगे बढ़ गया। हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में इतना पढ़ा। देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव दिखते कैसे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ प्लाजी का फोटो दिया हुआ है, जब बैटल ऑफ प्लाजी हुई थी तो ये फोटो दिया हुआ है। तो बैटल ऑफ प्लाजी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल।
हाँ, तो कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा कैसे करी? जब ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रोविंस था जिसमें बहुत सारे मिनरल्स निकलते थे, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कब्जा करना चाहती थी। अलवादारी खान जो था, जो नवाब था बंगाल का, अलवदरी खान was an able administrator. He followed a policy of keeping the European merchants under control, but after his death, his grandson सिराजुद्दौला became the नवाब। हाँ, तो अलवदारी जो खान था वो बहुत अच्छा रूलर था यहाँ का, बंगाल का, और वो कंट्रोल करके रखा हुआ था यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर को, अपना कब्जा कभी नहीं करने दिया। लेकिन जो उसके बाद जो नवाब बना, उसका जो पोता था सिराजुद्दौला नवाब बना, तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश थी वो अपना ये बढ़ाने लगी कलकत्ता में रूल, ठीक ना। मीनवाइल सिराजुद्दौला ट्रूप्स टुक ओवर कलकत्ता, और इसीलिए जो सिराजुद्दौला थे उसने अपनी सेना कोलकाता में भेजी, बोला कि जाओ देखो क्यों वो लोग अपना कोलकाता में बढ़ाए जा रहे हैं, जाओ देखो। जो रॉबर्ट क्लाइव था सेट आउट फ्रॉम मद्रास विथ एन आर्मी ऑफ 900 यूरोपियंस विथ 1200 सिपाहीज आर्म्ड एंड ट्रेन्ड विथ यूरोपियन स्टाइल ऑफ वारफेयर एंड रिकैप्चर कलकत्ता। तो इसने भेजी अपनी सेना, तो उधर से जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको भी गुस्सा आ गया, उसने भी अपनी भेज दी मद्रास से सेना। तो उसमें 900 यूरोपियंस थे, 1200 सिपाही थे, और फिर और बहुत ही इतनी ज़्यादा आर्म्ड, यानी कि बहुत ही हाई फाई तरह का ये क्या बोलते हैं हथियार के साथ, वेपन्स के साथ थे, और वो वापस से कैप्चर कर लिया कलकत्ता को, ये ब्रिटिश ने इस समय। तो देख सकते हैं यही सिराजुद्दौला है, अलवर्दी खान का पोता, जो कि एक कमज़ोर कह सकते हैं क्योंकि उतना इसके पास पावर नहीं था। बैटल ऑफ प्लाजी पढ़ते हैं जो कि 1757 में हुई थी। हाँ, तो इट वॉज फाउट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लाजी बिटवीन कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद। मीर जाफर वांटेड टू बिकम द नवाब, क्लाइव इंडियन सोल्जर एंड थ्रो अवे विद वेपन्स एंड क्लाइव इजली वॉन द बैटल। हाँ, तो बैटल ऑफ प्लाजी क्या थी? तो बैटल ऑफ प्लाजी जो थी वो 1757 में स्टार्ट हुई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हुआ था इसमें युद्ध, इसके साथ सिराजुद्दौला के साथ प्लाजे में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, अपनी आर्मी बहुत ही उसकी मजबूत आर्मी थी। ये जो क्या हुआ था प्लाजे में युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और इसके बीच में, क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो प्लाजे है कहाँ? तो प्लाजी जो था कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच की एक जगह थी। जो मीर जाफर था वो ये बंगाल का बनना चाहता था नवाब। तो उसने क्या कि इंडियन सोल्जर यानी सिराजुद्दौला के जो सोल्जर्स थे उनको पैसे दे दिए और बोला कि अपने ये वेपन्स को फेंक दो, मतलब थ्रो कर दो, मतलब तुमको युद्ध लड़ना ही नहीं है, पैसे लो, आराम करो। तो इस तरह से सारे सोल्जर्स की बातें मान गए और ईजिली जो था रॉबर्ट क्लाइव जीत गया 1757 में ईजिली रॉबर्ट क्लाइव अपना कब्जा कर लिया इस तरह से यहाँ पे बंगाल पे। और फिर जब 1757 में कब्जा के बाद से नवाब कौन बना? तो ऑब्वियस सी बात है कि मीर जाफर को नवाब बनाएगा, क्योंकि वो ये ब्रिटिश का सपोर्ट भी किया था, वेपन से फेंकवाया था। तो जो ब्रिटिश थी वो कॉन्सिडरेट किया अपना पोजीशन, बंगाल में बढ़ा दिया अपना पोजीशन, और मीर जाफर फिर नवाब बन गए बंगाल के, जैसे कि बताया गया। जो मीर जाफर था नवाब बना ना, तो उसने क्या किया, 24 परगनास होते हैं एक पीस ऑफ लैंड, यानी कि लैंड का एक हिस्सा जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये गिफ्ट में दे दिया कि लीजिए आप मुझे बंगाल का नवाब बनाए हैं, तो ये मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, दे दिया बंगाल में मीर जाफर ब्रिटिश को। तो but Mir Jafar could not fulfill the constant demands of the British, so they installed his son-in-law Mir Qasim as the Nawab. He granted equal trade facility to British and Indian merchants. तो उसके बाद हुआ क्या, तो जो मीर जाफर था वो कांस्टेंट मतलब कि बार बार की डिमांड्स जो थी ब्रिटिश की, बार बार बोल रहा था कि ये डिमांड पूरी करो, वो डिमांड पूरी करो। तो मीर जाफर ये सब सह नहीं पाया और वो डिमांड पूरी ही नहीं कर पा रहा था। तो ये जो ब्रिटिश थी उसने क्या किया, जो सिराजुद्दौला को हरा के खुद राजा बनना चाहती थी बंगाल के ऊपर, वो इसको सहती। तो वो उसने क्या किया कि मीर जाफर को हटा दिया कि नहीं, तुमसे अब नहीं हो रहा है काम, तुम हट जाओ। तो उसके बाद से मीर जाफर हट गया और उसका जो ये
दामाद था, सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको बनाया गया। तो मीर कासिम जो था वो तो मीर जाफर से भी अलग था। कासिम को बनाया गया कि ब्रिटिश का प्रॉफिट करवाए, लेकिन वो क्या था कि इक्वल फैसिलिटी इंडियंस को भी देता था और ब्रिटिश को भी देता था। तो इससे हुआ क्या, जो ब्रिटिश थी वो अटैक कर दी मीर कासिम पे, क्योंकि वो तो ब्रिटिश की बात मान नहीं रहा था, ब्रिटिश को ज़्यादा प्रॉफिट करवाना था, इसीलिए तो बनाया गया था उसको, लेकिन मान ही नहीं रहा था तो अटैक कर दी। और फिर जो मीर कासिम था उसको अवध में जाकर छुपना पड़ा शुजाउद्दौला के पास। शुजाउद्दौला उस समय ये अवध का नवाब था, उसके पास जाकर छुपना पड़ गया, जहाँ पे शाह आलम जो था वो पहले से छुपा हुआ था, रेफ्यूजी बन के रह रहा था। मतलब कि मीर कासिम गया वहाँ पे छुपने के लिए, तो देखता है कि शाह आलम जो मुगल का राजा था वो भी पहले से वहीं पे है छुपा हुआ। ठीक, तो यही था बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें आराम से ये रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था मीर जाफर की चीटिंग की वजह से। अब मैं पढ़ेंगे हम लोग बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर है इसमें। हाँ, तो जो बैटल ऑफ बक्सर था बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। हाँ, तो जो बैटल ऑफ बक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के हिस्ट्री में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी विक्ट्री को स्टेबलाइज की थी और ब्रिटिश कॉलोनियल भी बना ली थी बंगाल प्रेसिडेंसी में, एंड सब्स्टिट्यूट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। और फिर धीरे धीरे अपना कंट्रोल भी इंडिया के ऊपर बढ़ा दी थी। ठीक ना, जो मीर कासिम था जो बंगाल का नवाब बना था, वो रिफ्यूज कर दिया था पपेट बनने का ब्रिटिश हैंड्स के में। मतलब कि जैसे कि हमने बैटल प्लाजी में पढ़ा कि जैसे कि मीर कासिम मान ही नहीं रहा था ब्रिटिश का, मतलब अटैक कर दिया, तो वही बता रहा है कि मीर कासिम रिफ्यूज कर गया था पपेट बनना एक इसके ब्रिटिश के लिए। तो हुआ क्या कि ही वांटेड कंप्लीट कंट्रोल ओवर बंगाल। वो चाहता था मीर कासिम को कंप्लीट कंट्रोल कर ले बंगाल के ऊपर और वही ये राजगद्दी संभाले। ही वांटेड टू चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ही रिजल्टेड कन्फ्लिक्ट लेड टू बैटल ऑफ बक्सर नाउ इन बिहार। हाँ, तो हुआ क्या कि मीर कासिम मना कर दिया, तो उसके बाद से एक कन्फ्लिक्ट हुआ ब्रिटिश के बीच में और ये मीर कासिम के बीच में, जिसको हम लोग ये बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाने, जो कि 1764 में हुआ था। अभी बक्सर बिहार का हिस्सा है, लेकिन उस समय बंगाल में था। तो चलिए पढ़ते कैसे हुआ था। The battle was fought between the British East India Company led by the Major Hector Munro and the armies of Mir Qasim Shah Alam to Sujauddaulah at Buxar। हाँ, तो ये जो बैटल हुआ था, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि मीर कासिम और जो शाह आलम था जो मुगल एम्पायर था, वो दोनों जाके इसके पास छुपा हुआ था रेफ्यूजी बन के अवध का राजा शुजाउद्दौला के पास। तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, ये तीनों का सेना, और उधर से ब्रिटिश का जो सेना था उसको लीड करा था हेक्टर मुंडो, जो उस समय का ये था मेजर, में युद्ध हुआ बक्सर में। ठीक ना, यानी कि इंडियन की तरफ से ये 3 किंग का सेना और उधर से हेक्टर मुंडो का सेना के बीच में बक्सर में युद्ध हुआ। द बैटल वाज बेनिफिशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ पावर एट द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट गेन्स द रूल एंड द दीवानी। द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार एंड ओडिशा। हाँ, तो ये युद्ध हुआ, तो जो था ये लोग इंडियन किंग से तीनों का तीनों हार गया और हेक्टर मुंडो जीत गया। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना और ज़्यादा बढ़ा पाई कंट्रोल बंगाल में। और वो एक रूल निकाले, दीवानी का रूल था। जो दीवानी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दीवानी, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, दीवानी क्या होता है। हाँ, तो ये दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल। मतलब कि ब्रिटिश के पास अब ऐसा पावर था कि वो रेवेन्यू ले सकती थी बंगाल की, लैंड टैक्स वगैरह वगैरह रेवेन्यू में ले सकती थी। ठीक ना, और जिसमें उस समय का बंगाल, उसके बाद बंगाल में बिहार उड़ीसा भी इंक्लूड हो गया था, मतलब बिहार और उड़ीसा भी बंगाली में आ गया था। हाँ, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके सेकंड पार्ट के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।